नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है, यानी आपकी ईएमआई और कम हो जाएगी। आपको हम बताएंगे कितना पड़ेगा इसके बाद आपके अलग अलग लोड पर असर। साथ ही अब डेट यानी फिक्स इनकम में कहां और कैसे करें निवेश, और साथ ही इस वॉलेटाइल बाजार में इक्विटी में भी स्ट्रैटेजी करेंगे हम आपको सजेस्ट। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स आज हैं, उनका परिचय करा देते हैं। बजाज कैपिटल के वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ कल्पेश दवे और फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर कल्पेश आशर। बहुत ही स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का। व्हाट अ कोइंसिडेंस, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के नाम मैचिंग है। सो वेरी वार्म वेलकम टू बोथ द गेस्ट्स एंड बोथ द कल्पेश। दिन काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी इवेंटफुल रहा है इन टर्म्स ऑफ आरबीआई पॉलिसी। हमने एक बार फिर से रेट कट आते हुए देखा। एज पर एक्सपेक्टेशंस 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती तो कर ही दी गई, पर क्या इसके मायने हैं? पहले ज़रा अगर ओवरऑल समझना चाहें इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, संजय मल्होत्रा जो नए आरबीआई गवर्नर है, उनकी ये सेकंड आरबीआई पॉलिसी रही है। कुछ अलग अप्रोच लेकर वो आए हैं इस बार की पॉलिसी में भी। मैं कल्पेश आशर आपसे थोड़ा अगर पहले समझना चाहूँ, आपकी रीडिंग क्या रही है इस बार की आरबीआई पॉलिसी को लेकर? थैंक यू स्वाति जी। आज के दिन हमने देखा है कि आरबीआई ने लगातार दूसरे महीने दूसरे एमपीसी उनकी मीट में एक कटौती की है, वो भी 25 बिप्स की, जो एक आई थिंक निर्धारित एक उम्मीद सबको थी कि वो होगा और वही हुआ। तो एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हम अगर समझना चाहें कि रेपो रेट कट जो होता है और वो भी किस एक मौके पर आरबीआई लेती है, तो उसको ये समझना ज़रूरी है कि जब आरबीआई को लगता है कि पूरे एक अर्थतंत्र में, इकोनॉमी में थोड़ी स्थिरता है और वहाँ पे ग्रोथ की आवश्यकता है और वहाँ पे स्पेंडिंग को बूस्ट करना है, एंड कीपिंग इन माइंड कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तब जाके ये सारे जो मापदंड हैं, ये सारे जो मापदंड अगर टिक होते हैं तो आरबीआई ज़रूर एक कॉल लेती है जो रेट कट होता है रेपो रेट में। तो अब जो रेट कट हुआ है 25 बिप्स का, एक अच्छा एक सिंबल है, एक अच्छा सिग्नल है मार्केट्स के लिए और मोर इम्पॉर्टेंटली इकोनॉमी के लिए। और इसने दो तीन आई थिंक चीज़ें समझना ज़रूरी है कि जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेशन, आरबीआई ने अपने आज टॉक में बताया, गवर्नर जी ने, कि इन्फ्लेशन उनको लगता है काफ़ी हद तक उनके कंट्रोल में आ रहा है और वहाँ पे कोई अलार्मिंग सिग्नल्स फ़िलहाल तो नहीं लग रहे हैं। और दूसरी बात, जो इंडिया के इंपोर्ट्स में क्रूड ऑयल है, वो बहुत ही एक पिछले 3-4 सालों के मुकाबले लोअर लेवल पे आई थिंक ट्रेड कर रहा है। 60 या $56 का प्राइस है उसका। तो वो एक बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत है। प्लस जो आज के तारीख में हम सब एक जो माहौल से गुजर रहे हैं, ग्लोबली जो चल रहा है अमेरिका को लेकर, आई थिंक उसको देखकर भी एक पॉजिटिव सिग्नल देना बहुत ज़रूरी था कि हमारी ग्रोथ तो हम लगातार उस रास्ते पर चलते रहेंगे। तो उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है, एंड उसके काफ़ी सारे आई थिंक उसके रिपरकशंस और इफेक्ट, उसका प्रभाव भी इकोनॉमी और अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो समझना बेहद ज़रूरी है कि इन बिटवीन द लाइंस हम कैसे समझे इस बार की आरबीआई पॉलिसी को, क्योंकि हमें मालूम है कि पिछले बार की आरबीआई पॉलिसी और इस बार की आरबीआई पॉलिसी में काफ़ी फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल टेंशन या जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं टैरिफ टेरर को लेकर। उसके बाद काफ़ी हद तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत का स्टांस इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और जीडीपी ग्रोथ को लेकर क्या स्टांस रह सकता है इस बार की आरबीआई पॉलिसी में। मिस्टर दवे, इफ़ आई मे एड्रेस यू बाय योर सेकंड नेम, थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए इस कॉन्वर्जेशन के लिए फिर। तो सर, ये समझना ज़रूरी है कि टैरिफ टेरर के इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम कैसे समझे भारत का रेट कट करना कंसेक्यूटिवली दूसरी बार, हम इसको किस वे में, किस तरीके से ले सकते हैं? स्वाति, हाय। कल्पेश ने काफ़ी अच्छी तरह से, मैं कल्पेश की तरह एड्रेस करूंगा, कल्पेश ने काफ़ी अच्छी तरह से 2-3 पॉइंटर्स हमें बताए। मैं एक थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, 6 से 9 महीने पीछे। Q2 का जीडीपी ग्रोथ रेट आया था इंडिया का 5.4% पे। उसके बाद से
3 साल के बाद जो हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है वो आया 3.6% फरवरी का। उसके बाद आरबीआई ने पहली बार 25 कट किया, लिक्विडिटी इन्फ्यूज की। इस बार वापस 25 कट किया, लिक्विडिटी इन्फ्यूज की। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है क्योंकि आरबीआई का जो स्टैंड था न्यूट्रल, उससे अभी अकोमोडेटिव हो गया है, ग्रोथ ओरिएंटेड हो गया है। ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। कल्पेश ने और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स की, क्रूड ऑयल वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसका बेनिफिट अभी तक आया नहीं है, 2-3 महीने में आएगा। इसलिए अगले 2 से 3 महीने तक हमें कोई और नेगेटिव साइन नहीं दिख रही। ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहेगा, जो 3 साल के बाद हुआ है। हमें लगता है कि और 50 बिप्स अगले 1 साल में कट हो सकता है। ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए, कि समझना ज़रूरी है कि आरबीआई बहुत पॉजिटिवली इसको ग्रोथ ओरिएंटेड बना रही है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रही है। अब इसमें जैसे आपने कहा, जो ग्लोबल न्यूज़ चल रही है, जो ग्लोबल वॉर चल रही है, एक बहुत पॉजिटिव पॉलिसी आ जाती है और मार्केट म्यूटेड रहता है। यानी मार्केट में ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती, मार्केट में ज़्यादा हलचल नहीं होती, इनफैक्ट पॉजिटिव सरप्राइज भी नहीं होते। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी न्यूज़ जो चल रही है ग्लोबल मार्केट को लेके कि मार्केट इज़ टू बिजी, जो हम कहते हैं ना, बहुत बिजी है बाहर के न्यूज़ से। तो अगर आपका बहुत अच्छा घर है लेकिन खराब लोकेलिटी में है, तो आपको इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो ये कुछ उस हिसाब से ये चल रहा है कि हमारी एक अच्छी पॉलिसी चल रही है। अगर हम देखें हमारे इंस्पाइट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जो हम कहते हैं कि इंस्पाइट ऑफ ऑल द न्यूज़, हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स देख लीजिए, जो डोमेस्टिक सर्विसेज देख लीजिए, हमारे टोल्स देख लीजिए, हमारे नंबर्स अगर आप देखें तो पॉजिटिव चल रहे हैं, स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। और जो आरबीआई ने भी आज कहा है कि इट इज़ पॉजिटिव ओरिएंटेड। 5.4 से लेके 6 अगर हम 6.7 का 6.5 पकड़ रहे हैं, तो 5.4 से 6.5 भी तो देखना चाहिए हमें। तो बहुत पॉजिटिव साइंस हैं ऑलरेडी। लेकिन क्योंकि बाहर की न्यूज़ है, जो आपने भी अभी कहा, उसकी वजह से हमें इम्पैक्ट हो रहा है। अ, हालांकि लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पे इस पे पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आएगा। तो मैं तो अभी भी सभी को ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका है इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का, और हम इस पे और भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि हम एज निवेशकों को और इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट कल्पेश आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस पर अगर आप थोड़ा सा ऐड करें कि अभी क्या एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, सब पे तो टैरिफ लगाई, हम एक बेटर पोजीशन में हैं इस टाइम पर, और अभी चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, इंडियन मार्केट्स हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में अराइज होंगी, लॉन्गर टर्म की हम बात करें यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल। एंड जैसा हम देख रहे हैं चारों ओर कि ये जो एक माहौल है, बहुत ही एक नेगेटिव किस्म का माहौल है, लेकिन इसमें हमें अपना धैर्य और मोर इम्पॉर्टेंट दिमाग रख के आई थिंक काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये समझना ज़रूरी है स्वाति जी कि यहाँ पे जो यूएस को जो इम्पैक्ट करता है वो सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करता है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो अर्थतंत्र है, वो अभी भी एक लोकल और एग्रीकल्चरल या कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी हमारी बहुत है। तो यहाँ पे हम इतने सारे मौके हमको मिलते हैं निवेश करने के, या हमारा पैसा अच्छी तरह से खर्च करने में, या हमारी लाइफस्टाइल सुधारने में, कि वी शुड नॉट बी कंप्लीटली कंसर्न्ड कि आज यूएस ने एक बिजनेस टैरिफ को लेके या कुछ अपने मापदंड या कुछ भी अपनी एक पॉलिसी या प्रिंसिपल्स को चलाए हैं। हमें देखना है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और जब एक रेट कट होता है, जैसे मैंने पहले समझाया और कल्पेश जी ने भी बताया अच्छी तरह से, कि लिक्विडिटी लोगों के हाथों में ज़्यादा आती है, बैंक्स को जो पैसा होता है वो कम दरों पे मिलता है, और वो पास ऑन करते हैं एक आम आदमी को अपने कंजम्पशन के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे पूरा एक इकोनॉमी में एक ग्रोथ होता है और बूस्टर मिलता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड सिग्नल। एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करना है एज अ फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइसर, वो तो हम कहते ही हैं, लेकिन आई थिंक हमें अपना सर यहाँ पे ऊंचा रखना है और एक ऐसी आई थिंक एक मेडिटेटिव पोजीशन में रहना है इन्वेस्टमेंट को लेके, कि ये जो समय है वो भी गुजर जाएगा, लेकिन हमें अपना धैर्य और अपना फोकस नहीं खोना है। एब्सोल्युटली। तो ये हमने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे ध्यान रखते हुए दोनों एक्सपर्ट से समझा कि क्या मायने हो सकते हैं इस पूरे टैरिफ टर्मोइल के बीच रेट कट के, जो कि आरबीआई की तरफ से आए हैं। अब जो हम लोग हैं, आम लोग हैं, या जो कंज्यूमर्स हैं, या जो ग्राहक हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, जिनकी ईएमआई है, मिस्टर दवे, आपको लगता है कि उनके लिए राहत भरी खबर है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा रेट कट की उम्मीद में
उनके लिए और ज़्यादा ब्रीदर आने वाला है। तो ईएमआई कम होगी तो थोड़ी राहत बढ़ेगी, और उसके बाद जो कंजम्पशन है और ज़्यादा बढ़ सकता है। हाउसिंग लोन शायद ज़्यादा लोग लें, लोन सस्ते होंगे तो घरों की डिमांड भी बढ़ेगी, और लोगों के हाथ में तो वैसे भी न्यू रिजीम में ज़्यादा पैसे आएंगे, तो एक डबल वैमी भी हो सकती है। बिल्कुल 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 स्वाति, आपने क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में ही कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि होम्स, ऑटो, इवन क्रेडिट कार्ड्स, बैंक्स पास ऑन करेगी बेनिफिट क्लाइंट्स को, निवेशकों को। अब दो तरह से पास ऑन होता है। एक तो ये होता है कि या तो आप अपना ईएमआई का अमाउंट जो है, जो आप मंथली पे करते थे, देखिए जैसे आप यहाँ पे आप दिखा रहे हैं 26,000 का ईएमआई है, तो वो ईएमआई थोड़ा कम हो सकता है, 400-500 रुपए से कम हो सकता है। या तो वो एक तरीका है, या तो आपका जो टेन्योर है, जो समय है लोन का, वो कम कर सकते हैं आप। आपको दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं ज़्यादातर बैंक से। मेरा सजेशन ये होगा, मेरा सुझाव ये होता है मेरे कस्टमर्स को हमेशा, कि जब भी आपको ऐसा कोई मौका मिले, और हमने अभी अभी डिस्कस किया कि आगे चल के 1 साल में मुझे लग रहा है कि और 50 पैसे का फर्क पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल भी अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंस है, मैं सुझाव ये करूंगा लोगों को कि आप अपना ईएमआई अमाउंट कम कराइए, समय को कम मत कराइए। और उस ईएमआई अमाउंट का जो डिफरेंस है, वो आप हो सके तो एक एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, निवेश करना शुरू कीजिए। ये मेरा सुझाव होगा। लार्ज कैप में कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं, मल्टी कैप में कर सकते हैं। किसी सेक्टर वेक्टर में अभी फिलहाल थोड़ा संभालिए, लेकिन लार्ज और मल्टी में तो कर ही सकते हैं। तो या दो तरह से फायदा होंगे, ईएमआई के तो डेफिनेटली फायदे होंगे। और सिर्फ होम लोन में आपको ऑटोज में दिखेगा इसमें, इसका फर्क आपको होम्स में डेफिनेटली दिखेगा। आपको ऑल्सो स्मॉल कैप कंपनीज में दिखता है, जिनके दर ज़्यादा हैं, तो वो भी कम हो जाएंगी, और मुझे लगता है वहाँ पे भी काफ़ी फर्क आएगा, उनके बॉटम लाइन में इमीडिएटली इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये बेनिफिट्स हमें दिखने शुरू हो जाएंगे, और अगले साल में तो अगर और रेट कट्स हुए तो और बेनिफिट्स आएंगे इसके। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मिस्टर दवे बताए। इनफैक्ट कल्पेश, जब हम एक बात करते हैं कि लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम होना, ये तो बजट से ही शुरुआत इसकी हो चुकी थी। अब जब उसके बाद एक एडिशनल बूस्टर डोज रेट कटौती के रूप में भी आया है, क्या हम कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं आने वाले टाइम में? काफ़ी कुछ मिस्टर दवे ने बता दिया, इसमें और एक ब्रॉडर कहाँ पर और अच्छा एक किक मिल सकता है? इसका सीधा इम्पैक्ट तो मुझे लगता है कि अपनी जो बैंकिंग फाइनेंशियल एक सेक्टर है, क्योंकि जहाँ से पूरी एक्टिविटी गतिविधि शुरू होती है, और दूसरा होता है कंजम्पशन। नाउ कंजम्पशन में भी काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, ड्यूरेबल्स होते हैं, एफएमसीजी होता है। तो ये दोनों चीज़ें, और 100% अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग जो एक पिलर है अपनी इकोनॉमी का, और उसको भी बूस्ट देने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कल्पेश जी ने भी बताया कि आगे चल के जो एक स्टांस अपना है आरबीआई ने, फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव किया है, कि बहुत सारी गुंजाइश है कि आगे चल के भी और रेट कट्स हो सकते हैं, जिसके मद्देनज़र होम लोन के जो रेट्स हैं वो घट सकते हैं। एंड उसका एक दूसरा असर जो होता है वो एफडी के जो रेट्स हैं वो भी घटते हैं। तो यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि जब एफडी की तरफ थोड़ा जो एक रुझान है वो कम होता है, तो लोग अपने आप फिर इक्विटी की ओर वापस आते हैं, एंड दैट मूव्स इन अ साइकिल। तो वो जब होगा तो अपनी इक्विटी मार्केट्स को भी वापस एक बूस्ट मिलेगा। सो बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लस अपना जो कंजम्पशन है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को एक अच्छा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। और एक्सपोर्ट जैसे जो सेक्टर हैं वो शायद ये जो एक टर्मोइल चल रहा है, एक बहुत ही डरावना वातावरण चल रहा है यूएस को लेकर, उसको शायद एक टेम्पररी जोल्ट हो सकता है। सो फोकस यही होना चाहिए कि हम अपना निवेश वहाँ करें जहाँ पे एक तो ग्रोथ के पोटेंशियल है, और उसको लंबे समय तक करें, ना ही साइक्लिकल तौर पे किया जाए। तो उसके लिए जो उपाय है वो है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, ना कि अभी, क्योंकि आपने पूछा और मैंने बताया कि 3 सेक्टर्स जो हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम म्यूचुअल फंड्स में सेक्टोरल थीम्स को ढूंढने बैठे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अपने आप ही डाइवर्सिफाइड हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ों का एक पैरामीटर लेके ही इन्वेस्ट करते हैं। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, आप लार्ज कैप फंड ले लीजिए या फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, और वैल्यूएशंस के हिसाब से ना जाए, बल्कि ड्यूरेशन को आप देखें, क्योंकि वैल्यूएशन ऊपर नीचे होने वाले हैं। अपना दायरा लंबा रखें, एंड आई थिंक थिंग्स शुड बी ओके। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से एक डोमिनोज इफेक्ट है, या कह सकते हैं एक ऐसा
फ़ायदा जो कि एक के बाद एक बढ़ता ही चला जाता है, दूसरे की तरफ चला जाता है, जिसका आप इसका काफ़ी जो फ़ायदा ले सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिक्स इनकम में कहाँ इन्वेस्ट करें, इक्विटी में भी और थोड़ा डिटेल में जानेंगे कहाँ पर पैसा डाल सकते हैं, क्या गोल्ड जो इतना अच्छा कर रहा है वहाँ पर पैसे डालने का सही मौका है और कहाँ पर, इस पर भी चर्चा है छोटे से ब्रेक के बाद। आरबीआई रेट कट के बाद अब इन्वेस्टर यानी निवेशकों के लिए कहां पर है निवेश के मौके, अपॉर्चुनिटीज कहां पर खुलती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। बजाज कैपिटल से कल्पेश दवे हैं और फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर्स के कल्पेश आशर हैं। मैं मिस्टर दवे आपसे जानना चाहती हूं, अभी फिक्स्ड इनकम ज़्यादा आकर्षक लगने लगा है पिछले कुछ टाइम से। पहले तो एफडी के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे, काफ़ी लोगों ने एफडी में पैसा डालना शुरू कर दिया था। क्या अब एफडी से हटकर थोड़ा बहुत आपको डेट में देखने की ज़रूरत है, और अगर हाँ तो कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जो आने वाले टाइम के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रह सकती है इन्वेस्टर्स के लिए? स्वाति, कल्पेश ने ऐसे कहा कि हमें अभी दूसरे लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स देखने चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स दरअसल बॉन्ड्स होते हैं जो 10 साल प्लस, 15 साल, 20 साल वाले पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। गिल्ड फंड्स आप देख सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन में आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आगे चल के जो हम सोच रहे हैं कि और रेट कट्स होंगे, तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है, आपके रिटर्न ज़्यादा हो जाते हैं। अब जैसे जैसे एफडी के रिटर्न्स कम होते जाएंगे, वैसे वैसे या तो निवेशक इक्विटीज़ में जाएंगे, या तो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में जाते हैं तो रेट कट्स का फ़ायदा उनको वहीं मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड आपको अपने पोर्टफोलियोज में ज़रूर ऐड करना चाहिए। हम ओवरऑल एसेट एलोकेशन की बातें करते हैं, हम ओवरऑल चीज़ों की बातें करते हैं कि फिक्स इनकम कितना होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट कितना होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट कैन बी रिप्लेस्ड बाय लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड, हम उसे लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव यही होगा, या तो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड देखिए, गिल्ड फंड्स देखिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकती है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स मुझे काफ़ी सेफ लग रहे हैं। तो इस मौके में और ये ध्यान में रखते हुए कि और भी रेट कट्स होने वाले हैं, आप ज़रूर लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। और जो इन्वेस्टर्स कल्पेश एफडी की तरफ अभी भी आकर्षित हैं, क्या अभी भी उनके पास मौका है? क्योंकि बैंक ने तो टोटली पास ऑन नहीं किया है अभी, काफ़ी एफडीज अभी भी अच्छे खासे रेट पर ही मिल रही हैं लोगों को। लॉक इन करने का अपने पैसे, अगर थोड़ा बहुत ही अमाउंट वो या एक्सपोजर लेना चाहते हैं टुवर्ड्स एफडी एंड देन रेस्ट टुवर्ड्स मे बी डेट फंड्स। सो वो जो सारे एफडी के प्रेमी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिए आई थिंक एक और बहुत ही शॉर्ट टर्म का मौका है कि जितना जल्दी हो सके वो ये एग्जिस्टिंग रेट्स पे अपनी एफडीज रखें या तो रिन्यू कर दें। क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जो नहीं हुआ था, कि जो कटौती नहीं हुई थी इतनी रेट कट की एफडीज को लेकर, वो इस बार शायद जल्दी हो जाएगी, और तब जाके एफडीज का जो एक जूसी अट्रैक्टिव रेट जो चल रहा है फिलहाल, वो शायद ख़त्म हो जाए। तो अगर जो एफडी की तरफ अपना रुझान रखते हैं, उनके लिए सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो जो भी करे थोड़ा जल्दबाजी में कर लें और अपनी एफडीज को लॉक कर लें थोड़े लंबे समय के लिए। वरना जैसे कल्पेश जी ने कहा कि मैं भी यही कहता हूं कि डेट फंड्स इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स हैं, फंड्स हैं, और जो मीडियम टर्म वाले फंड्स हैं, उसमें जैसे जैसे रेट कट्स आते जाएंगे वहाँ पे थोड़ा बेटर आपको रिटर्न्स दिखते जाएंगे। क्योंकि जो एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन द रेट्स एंड द बॉन्ड्स, वो अभी आप देखोगे कैसे प्ले आउट करती है कि जैसे रेट कट नीचे जाते हैं या घटते हैं, वैसे ही बॉन्ड के जो यील्ड्स हैं वो बढ़ते हैं। तो जो भी आप निवेश करें डेट फंड्स में, AAA रेटेड फंड्स में कीजिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं वो भी मीडियम टर्म के होते हैं, या ऑफकोर्स गिल्ड फंड्स तो बिल्कुल सिक्योर होते हैं। तो वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है। लेकिन एक फाइनेंशियल प्लानर होने के नाते मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो फिक्स्ड इनकम की स्पेस है, उसमें आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं, या तो आपका कंटिजेंसी फंड होता है, उसके लिए भी आप एक अमाउंट साइड पे रख सकते हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स, यानी कि आज से लेके अगले 2 साल या 3 साल तक के आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे। तो उसके लिए आप एफडी या शॉर्ट टर्म फंड्स भी अभी अच्छे हैं म्यूचुअल फंड स्पेस में, डेट फंड्स में, या तो फिर अपनी वही ट्राइड एंड टेस्टेड एफडी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका भी एक इंपॉर्टेंस होता है फिक्स्ड इनकम के पूरे बास्केट में। बिल्कुल। तो ये फिक्स्ड इनकम का कैसे एलोकेशन करना है हमने समझा दोनों एक्सपर्ट से।
मिस्टर दवे, इक्विटी क्योंकि काफी वॉलेटाइल मार्केट से काफी इन्वेस्टर्स गुजर रहे हैं, तो अभी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या हो? एसआईपी तो वी ऑल नो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, क्या थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है अभी? स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। एसआईपी सही है, म्यूचुअल फंड सही है, हमने काफ़ी सुना और एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया गया पिछले 5 से 6 साल में। बट रेट कट जब होता है, पहले तो ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, जो जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूज़ हो रही है, ये टैरिफ्स देख लेते हैं। क्या इंडिया या भारत को ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इसका? जब हम कहते हैं 6.5% की हमारी ग्रोथ रेट है, उसमें से कितना ग्रोथ रेट हमारा यूएस से आ रहा है या कितना ग्रोथ रेट हमारा डिपेंडेंसी यूएस पे है? तो अगर हम वो देखें तो ये 13-15 पैसे से ज़्यादा नहीं है। तो हमारा यूएस ओरिएंटेड ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअली इमीडिएटली इम्पैक्टफुल पार्टी है या नहीं है। और हिस्ट्री हमें बताता है कि हम अगर डायरेक्ट इम्पैक्टफुल पार्टी नहीं है और हम उसे न्यूट्रल रहते हैं किसी भी वॉर में, भले ये ट्रेड वॉर हो या कोई और वॉर हो, तो जो भी न्यूट्रल पार्टी रही है उसको हमेशा ही फायदा हुआ है। जो डायरेक्ट इम्पैक्टफुल पार्टी नहीं है और न्यूट्रल पार्टी है, उनका हमेशा फायदा हुआ है। दूसरा, एक जो गवर्नमेंट भी कर रही है मेरे हिसाब से, बायलैटरल ट्रेड्स जो हैं वो भी काफ़ी फायदेमंद होंगे। काफ़ी बायलैटरल डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, उसके डेफिनेटली फायदे होंगे। अब इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है थोड़ा करेक्ट हो रहा है, ग्लोबल नॉइस की वजह से करेक्ट हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसमें पता नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बहुत कम टाइम में आ रहा है। सो ये जो है, इस माहौल में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप लार्ज कैप के साथ रहिए, फ्लेक्सी कैप के साथ रहिए, मल्टी कैप के साथ रहिए। आप किसी सेक्टर को अगर नहीं ट्राई करना चाहते तो मत कीजिए, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते मत कीजिए, बट लार्ज मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप में आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। आप एसआईपी तो कर ही सकते हैं, अगर आपको लमसम भी इन्वेस्ट करना हो आप एसटीपी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं, जो 3-6 महीने में इन्वेस्ट करेगा। ये 3 से 6 महीने तक मुझे लग रहा है कि और थोड़े इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, 3 महीने से लेकर अगले 6 महीने तक और थोड़े न्यूज़ आ सकते हैं। तो इस दौरान में जितना आप पार्टिसिपेट करें मार्केट में पार्टिसिपेट करना बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है मार्केट में एंट्री करने का। तो मेरे हिसाब से और मेरा सुझाव यही होगा कि एसटीपी एसआईपी के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। स्मॉल कैप मिड कैप्स अगर नहीं कर सके मत कीजिए, लार्ज कैप फ्लेक्सी मल्टी में ज़रूर कीजिएगा। सेक्टर ओरिएंटेड थोड़ा अगर अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड कीजिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वाले स्टॉक्स अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। बट एसटीपी के थ्रू लार्ज कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में ज़रूर निवेश कीजिए। जी, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या रहे ये हमने समझी, पर कल्पेश, गोल्ड इसको हम बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते हैं। देखिए ना, आसमान छू रहे हैं दाम, तो गोल्ड क्या लेने का सही मौका है अभी? अगर दाम अच्छे हैं तो क्या ज़्यादा आकर्षक कर रहा है लोगों को? स्वाति जी, जैसे आपने बताया कि गोल्ड के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन साथ में आप देखें तो दुनिया की तकलीफ़ें भी आसमान छू रही हैं। और जब दुनिया की तकलीफ़ें आसमान छूती हैं तो गोल्ड का जो दाम है वो जाहिर सी बात है बढ़ने वाला है। इनफैक्ट मैं तो पिछले 6 महीने से काफ़ी पर्सनली ऑप्टिमिस्टिक था गोल्ड को लेकर, और अभी भी कहता हूँ कि गोल्ड में आई थिंक इनफैक्ट 5 से 10% का जो एलोकेशन है, मैं थोड़ा उसको और भारी करना चाहता हूँ कि 10 से 15% तक का एलोकेशन आपका हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, पूरे पोर्टफोलियो को नज़र में रखते हुए। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड को लेके कि एक और कैटेगरी इसमें मत भूलिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं उसमें आपको गोल्ड और सिल्वर का भी एक प्रमाण या एक हिस्सा मिलता है इक्विटी या डेट को साथ में मिलाकर। सो नए निवेशकों को अगर इन्वेस्ट करना है इस मार्केट में तो पहला कदम अगर इक्विटी में लेना चाहते हैं तो मल्टी एसेट एलोकेशन के फंड से लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे एसेट क्लास का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको मिल ही जाएगा। एंड आई थिंक इट शुड नॉट बी अ बैड स्टार्ट, और एसटीपी और एसआईपी को एक अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। जी, तो ये रही हमारी आज की बातचीत जिसमें हमने समझा कि एक ग्लोबल टर्मोइल के टाइम पर रेट कट होने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, कहां पर है फ़ायदा, कहां पर करें इन्वेस्ट, कैसे ले इस पूरे सिचुएशन का फ़ायदा। और ये बताने के लिए कल्पेश दवे और कल्पेश आशर दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए।
रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।